आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं अधिकार और मौलिक अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो यदि मिल जाए तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास आसानी से हो जाता है। उदाहरण, जिसे महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था हर क्षेत्र में कार्य करने का, आज महिलाओं को चाहे वो पुलिस हो, सेना हो, शिक्षा हो, रेल हो, सभी क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में अपना हुनर बता रही हैं। तो इससे महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास हुआ है। महिलाएं केवल घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित न रह के आज आप देख रहे हैं अंतरिक्ष में अपना पांव जमा रही हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, पुलिस में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठी हैं आदि। हम अनेक क्षेत्रों में उदाहरण देख सकते हैं जहां महिलाएं आज निरंतर प्रगति कर रही हैं। तो यही अधिकार है और यही अधिकार से मिला हुआ लोगों के व्यक्तित्व का निखार आना है। तो अधिकार मनुष्य के लिए आवश्यक है। भारत में अधिकार की मांग बहुत पुरानी रही है, जिसमें होम रूल लीग की जब स्थापना हुई थी वहाँ पर भी अधिकार की बात कही गई। भारत में जितने भी आंदोलन हुए, आंदोलन भी अधिकार को लेकर हुए। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 26 जनवरी 1920 को, इसमें भी स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई। भारत में जैसे ही संविधान बना, भारत के संविधान निर्माता ने, उनके सदस्यों ने अधिकार को भारतीय संविधान में रखा और इसी अधिकार के तहत भारतीय संविधान में यहाँ नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 7 ये पहले थे। इसमें संपत्ति का अधिकार भी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था। भारत के संविधान में संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया, प्रदान किया गया। इन 6 अधिकारों का बारी बारी से हम वर्णन करेंगे कि 6 अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार आता है वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में मिलता है। समानता में पहली समानता आती है कानून के समक्ष समानता। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़रों में सभी समान होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सभी की नज़रों में कानून समान होगा। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। यदि कोई अपराध एक पुरुष कर रहा है, एक महिला कर रही है, या कोई अमीर कर रहा है, कोई गरीब कर रहा है, तो उनके लिए भी वही सज़ा का प्रावधान होगा जो सबके लिए होगा। तो ये है कानून के समक्ष समानता। दूसरा है सामाजिक समानता। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि समाज में रहने वाले सभी लोग सामाजिक रूप से समान हैं। सामाजिक रूप से इसलिए समान हैं क्योंकि उस समय हमारे समाज में जातिगत, लिंगगत भेदभाव होते रहता था। तो सामाजिक समानता में ये कहा गया है कि कानून की नज़रों में समाज में सभी समान हैं। किसी के साथ जाति को लेकर, किसी के साथ लिंग को लेकर, किसी के साथ धर्म को लेकर, किसी के साथ भाषा को लेकर कोई
कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, अर्थात समाज में सबको समानता का अधिकार प्राप्त होगा, सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त होगा। ये कहता है सामाजिक समानता। इसमें तीसरा है अस्पृश्यता का अंत, या इससे पहले और भी है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ये अस्पृश्यता के अंत से पहले है। संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। यदि हमें योग्यता है और सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकल रहा है तो उस नौकरी के लिए सभी पात्र होंगे, सबको समान अवसर दिया जाएगा, कानून की नज़रों में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि नौकरियों के समय सबको समान अवसर देने की बात संविधान में कही गई है, लेकिन कई जगहों पर देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण वर्ग विशेष को नौकरी में स्थान दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है अपवाद। संविधान में इन दलित शोषित वर्ग को, महिलाओं को, ओबीसी वर्ग को आगे लाने के लिए देश में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और इसी आरक्षण के तहत वर्ग विशेष को कुछ नौकरियों में विशेष छूट प्रदान करके उनको वो नौकरी प्रदान की जाती है। तो यही कहलाता है अपवाद। इसके बाद है अस्पृश्यता का अंत। संविधान का अनुच्छेद 17 ये कहता है कि देश में, समाज में छुआछूत का किसी भी रूप में विरोध किया जाएगा। यदि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना इस प्रकार से पहले बनी हुई थी कि छुआछूत समाज में चरम स्थिति में था। तो इसी छुआछूत को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में ये अधिकार दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके लिए संविधान में कई अधिनियम भी बनाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून बना है 1989 में। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में परिवर्तन आया। आज समाज में छुआछूत की भावना धीरे धीरे कम होते जा रही है। फिर है उपाधियों का अंत। संविधान का अनुच्छेद 18 ये कहता है कि देश में अब किसी भी प्रकार की उपाधि का अंत कर दिया गया है। केवल सेना या उसके समकक्ष कोई भी, जैसे राज्यपाल पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, सेना में जो भी मिलता है उपाधि, फिर उसके बाद से पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब उपाधि के अतिरिक्त पहले जो उपाधि मिलती थी वो सब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक जो भी धारा है, जो भी उल्लेख है, इसमें समानता के अधिकार के तहत सभी को समान अधिकार, समान अवसर दिया गया है और इन अवसरों का लाभ उठाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता हर कोई चाहता है। भारत में जितने भी आंदोलन हुए वो स्वतंत्रता और समानता को लेकर ही हुआ है। भारत में हुए आंदोलन की मूल भावना ही स्वतंत्रता रही है। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में हैं और क्या क्या स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। सबसे पहला अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का एक का है ये, अनुच्छेद 19 एक का विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हर व्यक्ति को देश में किसी भी विषय पर विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। देश में घटित कोई भी घटना है, कोई भी मुद्दा है, इस पर कोई भी व्यक्ति अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है। उसके लिए उसको पूरी आज़ादी होगी। दूसरा है
शांतिपूर्ण ढंग से निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में, लेकिन ये सभा शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए और बिना अस्त्र शस्त्र के होनी चाहिए। यदि कोई समुदाय, कोई संघ, कोई संगठन इस प्रकार से सभा करना चाहता है तो संविधान में उसको पूरी आज़ादी मिली हुई है। तीसरा है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले हर नागरिक को 19(1) ग के तहत, वो ख था ये ग है, हर व्यक्ति को समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे आप देखते होंगे विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ, फिर इसके बाद समुदाय, हर जाति लोग का अपना अलग समुदाय, आदिवासी समुदाय, तो ये सब समुदाय और संघ हैं। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के समूहों को संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। संघ और समुदाय बनाने का अर्थ ये होता है या इसके पीछे मकसद ये होता है, जैसे शिक्षक संघ है। शिक्षक संघ इसलिए बनाया जाता है कि वो शिक्षकों के हितों का ध्यान रख सके। यदि शिक्षकों के हितों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो सरकार का विरोध भी करती है, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए काम करती हैं। इसी क्रम में इसे किसान संघ है। किसान संघ भी अपने बातों को मनवाने के लिए कार्य करती हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि कुछ दिनों से किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन की मांग क्या है? तो जो किसान कानून बना है वो लोग किसान विरोधी कानून मान रहे हैं उसको, जबकि सरकार का कहना है कि सही कानून है। और इसी को लेकर दोनों पक्षों में खींचातानी चल रही है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो संघ बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि हमको लगता है कि सरकार के द्वारा हमारे हित में सही काम नहीं किया जा रहा है तो सरकार के ऊपर दबाव बना करके, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल करके हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ये संघ, समुदाय। फिर है भ्रमण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर इधर हर क्षेत्र में, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, असम हो, कहीं पर भी हो, यदि हम घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं। और यदि चाहें तो किसी भी राज्य में जाकर, किसी भी स्थान में जाकर हम निवास कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। जैसे हम छत्तीसगढ़ के हैं, हम चाहें तो जाकर मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, कहीं पर भी घूम फिर के आ सकते हैं और कहीं पर भी चाहें तो हम जाकर के निवास कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। फिर है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19(1) का 6 है। इसमें ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने पसंद के हिसाब से व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति यदि उसकी इच्छा है कि मैं ये व्यवसाय करूं, ये बिजनेस करूं, ये धंधा करूं और इस धंधे में आगे बढ़ूं, तो उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन हाँ, वो व्यवसाय कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, अब जैसे शराब बेचना, नस्ली चीज़ों का बेचना, ये कानूनन अपराध है। और कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से धंधा करेगा तो उसके लिए वो सजा का पात्र होगा। तो व्यवसाय इस प्रकार से होना चाहिए जो कानून के दायरे में रहकर वो व्यक्ति कर सके। फिर इसके बाद अपराध के दोषी ठहराए जाने के संबंध में संरक्षण। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए उसको दोषी तब तक ठहराया नहीं जाएगा जब तक कि वो अपराध उस पर साबित नहीं हो जाता। कानून में, अदालत में यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अपराध साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तभी उसको दोषी ठहराया जाएगा। इसीलिए मुलजिम और मुजरिम बोलते हैं ना, इल्ज़ाम लगता है वो कहलाता है मुलजिम और जिस पर इल्ज़ाम साबित हो जाता है वो कहलाता है मुजरिम।
तो पहले उसको हम मुजरिम नहीं बोल सकते, मुलजिम बोलते हैं। जब कानून में, अदालत में उसके खिलाफ पूरा सबूत हो जाता है, सबूत इकट्ठा हो जाता है, तब वो मुजरिम बनता है। फिर उसके बाद जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अपने हिसाब से हम खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, कहीं पर घूम फिर सकते हैं, और अपने शरीर की रक्षा भी हम अपने पसंद के हिसाब से अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। ये कहलाता है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता की संरक्षण। फिर बंदीकरण व नज़रबंदी से रक्षा। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा हम लोग का अधिकार है, इसको जानना चाहिए। बिना कारण के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि किसी घर चली भी जा रही पुलिस तो उसको कारण बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को अमुक कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर ये तो हो गया जो मुख्य है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से काम करवा रहा है, कोई बड़ा आदमी है, सेठ है, वो किसी गरीब आदमी से काम करवा रहा है और बदले में, उस काम के बदले में उस गरीब आदमी को वो कुछ नहीं दे रहा है, मेहनताना नहीं दे रहा है, या दे रहा है तो बहुत कम दे रहा है। जो भाव होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 200 रुपये रोजी है, वो व्यक्ति उसको 100 रुपया ही दे रहा है या नहीं दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का शोषण हुआ। तो भारतीय संविधान में इस अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 23 और 24 में इस बात का उल्लेख है। जैसे इसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मनुष्यों के क्रय विक्रय पर और बिगाड़ी पर रोक। मनुष्यों का क्रय विक्रय किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। मनुष्यों का क्रय विक्रय का अर्थ ये होता है कि मनुष्यों को खरीदी और बेची नहीं जा सकती। दास व्यापार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें अफ्रीका में बाकायदा दास मंडी लगती थी, वहाँ पर मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। भारत में भी कभी कभी हम कुछ पेपर वगैरह में पढ़ लेते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में जसपुर साइड की जो आदिवासी बालाएँ हैं उनको ले जा कर के बड़े बड़े शहरों में बेच दिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो वो व्यक्ति कानून की नज़रों में गुनाहगार होगा। तो मनुष्यों का क्रय विक्रय किसी भी रूप में निषेध है, उसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। फिर कारखाने, खदान व जोखिम भरे कार्य पर काम करने की मनाही। भारत के संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बाल श्रम का निषेध भी बोलते हैं। इसको जो बाल श्रमिक होते हैं, 14 से कम आयु के बच्चे को बाल श्रमिक बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे को किसी भी हालत में कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 24 ये कहता है बाल श्रम का निषेध है ना। बालकों की उम्र पढ़ने लिखने की होती है और जोखिम भरे कार्य तो बिल्कुल इन बाल श्रमिकों से नहीं करवाने चाहिए, नहीं करवाने का अधिकार जो है इस संविधान में मिला है। तो ये तो हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें पहला अधिकार आता है धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। भारत के संविधान में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग चूँकि भारत में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना धर्म है, तो हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने के लिए अपना धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता देता है संविधान का अनुच्छेद 25।
हम अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं, जो मुसलमान हैं मुसलमान धर्म से, सिख हैं तो सिख, क्रिश्चन है तो क्रिश्चन धर्म। हर कोई को अपने धर्म के हिसाब से अपने जीवन में आचरण करने की स्वतंत्रता है और हर कोई को अपने धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। ये संविधान में सबको अधिकार मिला है। दूसरा है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 26 ये कहता है कि सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के लिए धार्मिक कार्य प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं गणेश उत्सव है, हिंदुओं का धर्म है, हिंदू लोग गणेश उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। इसके बाद आएगा आपका नवरात्रि, दीपावली, तो उसको भी सभी कोई अपने अपने स्तर पर प्रबंध करके ये सब मनाते हैं। उसी प्रकार से मुसलमानों का आता है रमज़ान, ईद, बकरीद, फिर उसके बाद क्रिश्चियन का भी आता है बड़ा दिन, नया साल। उसी प्रकार से पंजाबी लोग का आता है सिख पर्व। तो ये बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो हर धर्म विशेष का होता है, तो इनको अपने धर्म विशेष का प्रबंध करने की स्वतंत्रता और आचरण करने की स्वतंत्रता, ये सब भारतीय संविधान में दिया गया है। फिर धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को देने या न देने की स्वतंत्रता। जैसे कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कोई हमसे चंदा मांगने आता है, वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है ना कि वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि हम संबंधित जो चंदा मांगने आए हैं उनको हम कर दें या ना दें। यदि हम स्वेच्छा से कर दे रहे हैं तो ठीक, कोई ज़बरदस्ती हमसे चंदा या कर नहीं ले सकता। यदि कोई ज़बरदस्ती करता है तो ये संविधान की नज़र में गलत होगा। इसके बाद सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। संविधान का अनुच्छेद 28 ये कहता है कि सार्वजनिक शिक्षा मतलब सरकारी स्कूल जहाँ पर सभी लोग पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, सरकार का स्कूल है। ये सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहाँ पर सबके धर्म का सम्मान होगा, किसी धर्म विशेष की विशेष शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, यदि प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सरस्वती शिशु मंदिर, फिर क्रिश्चियन लोग का स्कूल है, मुसलमान लोग का मदरसा है, वहाँ पर धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है। लेकिन आप लोग सरकारी स्कूल में जब पढ़ते हैं वहाँ पर कोई भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती। यदि कोई ऐसा करता है तो कानूनन वो अपराध साबित होगा। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 5वां अधिकार है। भारत में विभिन्न धर्म जाति के मानने वाले लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी संस्कृति है। तो इनकी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है? तो पहला है भाषण, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत क्षेत्र के अंदर रहने वाले जितने भी जो वर्ग है उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, तो ऐसे लोगों को अपने हिसाब से अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यदि कोई उनको ऐसा करने से मना करता है तो कानूनन अपराध होगा। फिर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। संविधान का अनुच्छेद 30(1) के अनुसार जो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग किसको बोलते हैं? तो ऐसा वर्ग जो कि देश में बहुत कम संख्या में है, वो कहलाता है अल्पसंख्यक वर्ग। तो ऐसे वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए कार्य कर सकता है। जैसे भारत में हिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। जैसे वो अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से शिक्षा संस्थाएं खोल सकती हैं, स्कूल का प्रबंध कर सकती हैं और अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकती हैं।
तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी भारतीय संविधान में उनको अधिकार दिया गया है। और भारतीय संविधान में अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ये बहुत ही बड़ा अधिकार है, इसको जानना जरूरी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। ये कौन कौन सा अधिकार है या कौन कौन सा लेख है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। जिसमें संविधान में सबसे पहला जो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सबसे पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अब हम समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो लैटिन भाषा में इसको कहा जाता है हेबस कॉर्पस, मतलब इसका अर्थ होता है सशरीर सामने पेश करना। इसमें ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ली है तो उसको थाने में बैठाएगी, थाने में ले जा कर के 24 घंटा के अंदर ही वो उसको बैठा सकती है। 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति को सशरीर अदालत में उपस्थिति मतलब अधीनस्थ जो आसपास अदालत होगा वहाँ पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। और अदालत ये आदेश देती है जो संबंधित थाना प्रभारी है कि उसको निश्चित समय में सशरीर उपस्थिति अदालत में पेश करे और उसके बाद फिर अदालत में उस व्यक्ति के किए गए अपराध के बारे में सुनवाई होती है। और उसके बाद यदि वो व्यक्ति मान लो दोष मुक्त है तो उसको फौरन रिहा करने का अधिकार जो है न्यायालय दे सकती है। तो ये बहुत बड़ा हथियार है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस जो है बिना कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार कर भी ली है तो 24 घंटा ही उसको थाना में बैठा सकती है। उसके बाद 24 घंटा के बाद अंदर उसको जो आसपास न्यायालय होगा वहाँ पर उसको उपस्थित सशरीर उपस्थिति जिस हालत में गिरफ्तार किए हैं उसी हालत में, उसके बाद फिर वहाँ पर उसके किए गए अपराध की सुनवाई होगी। यदि व्यक्ति दोष मुक्त है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और यदि अपराधी है तो फिर आगे की कार्यवाही होगी। तो ये अधिकार का फ़ायदा ये है कि अकारण ही पुलिस किसी को गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती। हाँ, जैसे 24 घंटा हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बात आती है कि यदि मान लीजिए अदालत का छुट्टी है, शनिवार है, रविवार है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए आप देखना अक्सर गिरफ्तार होने के लिए आदमी यदि शनिवार को जैसे गिरफ्तार उसको होना है तो छुप जाता है कहीं, और जब सोमवार होता है तब फिर अपने आप को सरेंडर कर देता है ताकि वो तुरंत अपना जमानत करा ले, अपने दोष अपराध के लिए कुछ भी निरपराध होने का सबूत पेश करे और अदालत से छूट जाए। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख। दूसरा है परमादेश लेख। इस आदेश का अर्थ ये होता है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं का अर्थ ये है कि कोई सरकारी कर्मचारी यदि अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और संबंधित अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे महिलाओं को जो सर्विस करती हैं उनको मिलता है प्रसूति अवकाश 6 महीना का, और इस 6 माह में उनका एक भी रुपया वेतन नहीं कटता है। हर महीना उनका वेतन जो है खाते में जमा होता है। मान लीजिए कोई महिला किसी संस्था में काम कर रही है, उस संस्था का अधिकारी इन 6 महीने का वेतन उस महिला के खाते में जमा नहीं कर रही, वेतन नहीं दे रही सीधा सीधा एक लाइन में, जबकि उसका ये कानूनन अधिकार है। तब वो महिला सीधा सीधा कहाँ अपना वो करेगी, पेश करेगी अदालत में, और अदालत से फिर उस संबंधित अधिकारी को नोटिस जाएगा
और कि इतने दिनों में आप इस महिला की समस्या का समाधान किए, इनका वेतन जमा करिए, तब जाके फिर वो अधिकारी को उस महिला का वेतन जमा करना ही होगा, क्योंकि वो उसका कानूनन अधिकार है। ऐसे हम कई उदाहरण देख सकते हैं हर क्षेत्र में, जहाँ पर कोई जो अधिकारी है अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो अदालत के द्वारा कर्तव्य का पालन करवाया जा सकता है। फिर तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का अर्थ होता है मना करना। आप पढ़े होंगे कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है 4-5 स्तर से होकर गुजरती है। इसमें हम मोटा मोटा पढ़ते हैं। सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, फिर आता है जिला न्यायालय, फिर आता है अधीनस्थ न्यायालय, जो जनरली ब्लॉक वगैरह में होता है। फौजदारी, दीवानी, तहसीलदार, परगना, बहुत सारे इसके चरण हैं। तो हम यहाँ पर 3-4 को ही विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबका अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है, तो जैसे एक उदाहरण बता रही हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है, तो उस विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करती है, उच्च न्यायालय नहीं करती है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी है, वो अपने राज्य में जो भी उसको अधिकार क्षेत्र में आता है, जो केस उच्च न्यायालय में आता है वो वहाँ पर होता है। जिला न्यायालय में भी कुछ उसके अधिकार क्षेत्र है। फिर तहसील न्यायालय में भी है, जैसे कुछ दीवानी मुकदमा हो गया, ज़मीन जायदाद का, ये सब वहाँ पर केस लड़ा जाता है। अब मान लीजिए कि कोई न्यायालय है जो उसके अधिकार क्षेत्र में जो केस नहीं आता है, उस केस की भी सुनवाई उस न्यायालय में हो रही है। और उससे जो बड़े स्तर का न्यायालय है, जैसे उच्च न्यायालय है, वहाँ कुछ ऐसे केस की सुनवाई हो रही है जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय को पता चलेगा, तो उच्चतम न्यायालय फिर क्या करेगा, उच्च न्यायालय को आदेशित करेगा कि ये अधिकार आपके क्षेत्र में नहीं है, आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, आप इसको बंद करिए। ये मना करना, प्रतिषेध करना। और जैसे ही उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को मना करेगा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उसकी सुनवाई मत करिए, तो फिर उसको उस केस की सुनवाई बंद करनी पड़ेगी और उच्चतम न्यायालय में उस केस को भेजना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय है, वहाँ कुछ ऐसा केस है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय उसको मना करेगा कि अब आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस केस की सुनवाई यहाँ मत करिए। तब अधीनस्थ न्यायालय को भी उस केस की सुनवाई नहीं करनी होगी। ये प्रतिषेध करना। फिर उसके बाद है उत्प्रेक्षण लेख। इसका है सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना। उत्प्रेक्षण लेख ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई केस जिला न्यायालय में चल रहा है। अब संबंधित व्यक्ति को लगता है कि मेरा केस मैं उच्च न्यायालय में दाखिल करूँगा या उच्च न्यायालय में अपना याचिका दायर करूँ। उच्च न्यायालय में वो याचिका दायर कर दिया। अब उच्च न्यायालय क्या करेगा, संबंधित व्यक्ति का फाइल जिला न्यायालय से मंगवाएगा और जिला न्यायालय को बोलेगा कि आप संबंधित व्यक्ति का जो भी केस है, जो भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको पूर्णतः उच्च न्यायालय को सूचित करिए, क्योंकि ये केस अब उच्च न्यायालय में आ गया है। और जो जिला न्यायालय है उसको फिर उच्च न्यायालय में उस केस को ले जाना पड़ेगा, पूर्ण रूप से सूचित करना पड़ेगा कि अमुक अमुक फाइल है, अमुक अमुक केस है, और फिर उस व्यक्ति का केस जो है वहाँ पर चलेगा। इसके बाद ये अंतिम है अधिकार परीक्षा लेख। ये बहुत बड़ा अधिकार है। अधिकार परीक्षा का लेख का अर्थ ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर लिया है, उसका मान लो योग्यता नहीं है और फिर भी वो उस पद को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके खिलाफ केस कर दिया, तो अदालत जो है संबंधित व्यक्ति को ये पूछेगा कि आपने किस अधिकार से ये नौकरी प्राप्त किया है। वो व्यक्ति अपना सफाई देगा। यदि उसका सफाई जो है सही होगा कि वो जो नौकरी पाया है वो सही तरीके से पाया है, तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। और यदि वो व्यक्ति नौकरी को गलत तरीके से पाया है, गलत जैसे
मान लीजिए गलत जाति प्रमाण पत्र दे दिया है या गलत डिग्री दे दिया है, फर्जी डिग्री दे दिया है और उस तरीके से पाया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, शिकायत होगी, तब अदालत को से पता चलेगा न्यायालय को कि ये व्यक्ति वास्तव में फर्जी है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और वो व्यक्ति सही होगा तो फिर उसको बरी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अधिकार है। जो व्यक्ति फर्जी तरीके से नौकरी करता है उसके लिए ये बहुत बड़ा सबक हो सकता है, और जो जिसको नौकरी नहीं मिला है उसके नीचे का उम्मीदवार, उसके लिए बहुत बड़ा अधिकार है कि वो संबंधित व्यक्ति को नौकरी से हटा करके स्वयं उसके स्थान पर नौकरी कर सकता है। तो ये तो है हमारे 6 मौलिक अधिकार, और इन अधिकारों के कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों का बहुत ज़्यादा मैं वर्णन नहीं करूँगी। जैसे एक अपवाद हम पढ़े ना, अवसर की समानता में अपवाद। दूसरा अपवाद निशस्त्र सभा करने की जो अपवाद है, जैसे सिख लोग कटार रखे रहते हैं तो उन लोगों को निशस्त्र सभा करने के स्थान पर कटार लेकर के सभा करने की स्वतंत्रता होती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो कुछ मामलों में क्या इन मौलिक अधिकारों का जैसे स्थगन कब होता है। मौलिक अधिकारों का स्थगन हमारे देश में आपातकाल की स्थिति में होता है, इस चीज़ को याद रखें। देश में जैसे कोई इमरजेंसी लगती है, 1977 में इंदिरा गांधी के समय लगा था देश में इमरजेंसी, आपातकाल, तो उस स्थिति में भारत में सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगन कर दिया गया था। बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, सभा करने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये कुछ उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं। ये तो है भारत में प्राप्त 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, उनका उल्लेख, और अगले वीडियो में फिर हम अलग विषय लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।